एक बहुत ही पवित्र और सुंदर एक नाता होता है जिसको हम मामा कहते हैं, जिसके अंदर 2 बार माँ लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, कई बार जब वक्त उल्टा चलता है और समय खराब होता है, लोगों की बुद्धि फिर जाती है, तो फिर ऐसे ऐसे रिश्ते भी समाज के अंदर कलंकित हो जाया करते हैं। आज की कहानी में शाम का समय था और प्रवीण नाम का शख्स, जिसकी उम्र होती है 36 साल, शादी उसकी हुई नहीं थी। उसके घर पर उसकी 16 साल की भांजी रहा करती थी और वह शाम के समय जुआ खेलता है। जुआ खेलने के बाद जुए में सारी चीज़ें हार जाता है और फिर उन दोस्तों से ही 200 रुपये उधार लेकर शराब पी करके अपने घर पहुंचता है। दोस्तों, घर जा करके वह अपनी भांजी को देखता है। वह कमरे के अंदर अकेली सो रही थी, सुनसान रात थी और उसके बाद दोस्तों वह उस कमरे के अंदर घुस करके और उस भांजी के साथ ऐसी हरकत करता है, अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। और फिर इस घटना में आगे एक ऐसा मोड़ आता है, एक इंसान की जान भी चली जाती है। इस रिश्ते को कलंकित किस तरह से किया गया था, क्यों ऐसी नौबत आई थी, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे कि कई बार अगर इंसान को मौका मिले तो वो अपने किसी भी रिश्ते को नहीं मानता है। इसलिए हमें अपने जीवन के नाजुक समय पर कौन कौन से बचाव करने चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसलिए इन कहानियों को मैं लेकर आता हूँ जिससे कि थोड़ी बहुत शिक्षा मिले और अपने जीवन में ऐसी गलतियां हम ना करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है झांसी से सटे हुए एक साधारण से गांव के अंदर, जहां पर प्रवीण नाम का एक शख्स, जिसकी उम्र होती है 36 साल, उसके घर में उसकी मां है और उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी है और बड़ी बहन को एक 16 साल की लड़की भी है। लेकिन प्रवीण की अभी तक शादी नहीं हुई है, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि प्रवीण शराब वगैरह पिया करता है, साथ में जुआ खेला करता है। घर में अकेली माँ है, प्रॉपर्टी कुछ है नहीं, सिर्फ गांव के अंदर एक छोटा सा मकान है, वो भी उसके पिता ने बनाया हुआ था। वो बहुत पुराना मकान है, उसमें ही ये दोनों माँ बेटा रहा करते हैं। तो शादी करने वाला कोई भी अपनी लड़की किसी घर में देगा तो वो ये देखेगा भाई लड़का क्या कर रहा है, कमाता क्या है, उसकी मतलब हैसियत का समाज के अंदर। लेकिन प्रवीण के अंदर ऐसा कुछ भी गुण नहीं था। अब तो माँ बेटे साथ रहते हैं, माँ ज़्यादातर बीमार रहती है और प्रवीण होता है मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करता, कुछ दवाइयाँ माँ के लिए लाया करता और कुछ जो बच जाया करती, जो पैसे बच जाया करते तो उनको शराब और जुए में उड़ा दिया करता। इस तरह से इनकी ज़िंदगी बस ऐसे ही जैसे मानो एक पहिए पर गाड़ी चल रही हो। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन की बात ऐसी होती है दोस्तों, इसकी जो माँ होती है काफ़ी दिनों से बीमार थी, तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तबीयत जैसे ख़राब होती है तो ये अपनी माँ को उठा करके हॉस्पिटल में ले जाता है, वहाँ पर उसका इलाज करवाने लगता है। लेकिन इसके खुद के पास पैसे थे ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी माँ का ऑपरेशन होगा, तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये तो चाहिए ही चाहिए और ऑपरेशन होगा तभी जान बच पाएगी, और इसकी हम गारंटी नहीं लेते हैं कि जान बचे भी या ना भी बचे। अब उसके बाद बेटे के पास कोई पैसे वैसे नहीं, सारे पैसे जो कमाया करता उनको जुए में और नशे की लत में बर्बाद पहले ही कर दिया करता। अब क्या करे, ये तो बड़ी परेशानी हो जाती है। उसके बाद बड़ी बहन के पास, जिसका नाम होता है राजकली, उसके पास फ़ोन करता है। राजकली को जैसे ही पता लगता है तो भाई माँ तो माँ होती है और बेटी बेटी, वह तुरंत दौड़ी आती है और वह जितने पैसे डॉक्टर ने मंगाए थे उन पैसों का इंतज़ाम करती है, माँ का ऑपरेशन करवाती है। लेकिन दोस्तों, किस्मत की बात ऐसी रहती है कि माँ बच नहीं पाती है और डॉक्टर कह देते हैं कि हम उनको बचा नहीं पाए। अब तो दोनों भाई बहन जो बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, रोने लगते हैं, क्योंकि माँ एक ऐसा सहारा होता है जिसको हर बच्चा चाहता है। उसके बाद माँ का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब जो बहन होती है वह देखती है कि भैया अकेला रह गया, अब भैया कैसे रहेगा, लेकिन अब क्या करें, किस्मत तो किस्मत है, रहेगा तो रहेगा ही। बहन भाई से गले लगकर रो करके वो भी अपने घर चली जाती है। अब भैया अकेला रह जाता है और फिर उसके बाद अब यह जो लड़का होता है प्रवीण, इसको घर का काम भी खुद करना पड़ता। अब तक तो इसकी माँ बीमार भले ही थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत घर का काम तो कर ही लिया करती थी। अब घर का काम करना, खाना बनाना, आटा गूंथना और कपड़े धोना, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी बड़ी हो जाया करती हैं दोस्तों, अगर एक ही इंसान को ये सारी चीज़ें करनी पड़े। अब उसके बाद यह सोचता है कि अब क्या करूँ, मेरा तो खर्चा भी होगा, खाना बनाने में लगा रहूँगा तो कमाऊँगा नहीं तो खाऊँगा कैसे। तो उसके बाद यह सोचता है कि मैं कोई नौकरी देख लेता हूँ, और वह एक भट्टे पर जाता है और वहाँ पर जब नौकरी मांगता है तो भट्टे का जो मालिक
मालिक था वह उसको जानता था कि भाई ये गांव का ही है, काम तो ये अच्छा कर लेता है, लेकिन ये जुआ शराब पीता है, तो उससे हमें क्या, हमें तो काम करवाना है, पैसे दे देंगे। यह बात सोच करके उसको भट्टे पर नौकरी दे देता है। और भट्टे पर ऐसा जुगाड़ होता है दोस्तों, दिन की मजदूरी नहीं होती वहाँ पर, जैसे कि ईंटों की निकासी होती है, तो कितनी ईंटें भट्टे में से बाहर निकाल दी हैं, निकासी जिसको बोलते हैं, जितनी ईंटें निकाल दी उतने पैसे मिल जाते हैं। यानी कि काम के ऊपर मजदूरी मिलती है, कितनी ईंटों को इधर से उधर रखा है तो उसके हिसाब से पैसे मिल जाते हैं गिनती करने के बाद। अब तो वह वहाँ पर कमाता है खूब ज़ोर से, और उसको पैसे तो काफ़ी मिलने लगते हैं। एक एक दिन में 2-2 हज़ार रुपये उसको मिल जाया करते हैं। सुबह का जाया करता, शाम को आया करता, लेकिन उसका घर का सिस्टम सारा खराब हो रहा था, क्योंकि खाना बना कर जाता तो नौकरी पर जाने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वह कई बार ऐसे ब्रेड वगैरह खा करके जाया करता। वह परेशान हो जाता है, सोचता है कि अगर घर पर कोई संभालने वाला हो जाए ना, फिर तो मैं काफ़ी पैसे कमा लूँगा। अब वह याद करता है कि उसकी बहन, जिसका नाम है रामकली, उसकी बेटी है नेहा 16 साल की। वह सोचता है कि अगर नेहा मेरे पास आ जाए तो वो घर का काम कर लिया करेगी और मैं आराम से अपना काम कर लिया करूँगा। तो अपनी बड़ी बहन के पास फ़ोन कर देता है कि बहन, मैं अकेला रह जाता हूँ, घर पर कोई खाना बनाने वाला, कपड़े धोने वाला नहीं है, और मैं पैसे कमा नहीं पा रहा हूँ किसी भी तरह से। अगर तुम अपनी बेटी को भेज दो तो मुझे बहुत सहारा मिल जाएगा। अब जो बहन ही बहन तो बहन होती है भाई, वह कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे पास नेहा को भेज देती हूँ और इसको वहीं पर पढ़ा देना, इसका एडमिशन करवा देना, और वहीं पर पढ़ लेगी, वहीं पर तुम्हारा खाना वगैरह बना दिया करेगी। अब तो यह जो प्रवीण होता है मामा, इसके घर पर इसकी भांजी आ जाती है 16 साल की नेहा, उसका एडमिशन करवा देता है गाँव के सरकारी स्कूल में। और उसके बाद नेहा पूरा घर का काम करती, इसके कपड़े भी धो दिया करती, और अच्छी तरह से अब यह ड्यूटी पर जाने लगा था और काफ़ी अच्छे पैसे यह कमा कर वापस लाने लगा था। लेकिन दोस्तों शराब का आदी था, जुए का भी आदी था। पैसे कमाता है खूब, लेकिन शराब भी पीता है। एक दिन की बात होती है, यह कमा कर लाया था 3600 रुपये, यानी कि इसने सुबह 4 बजे घर से निकला था और रात को 7-8 बजे वहाँ से काम से छूटा था। दिन भर काम किया था, बस आधा घंटा थोड़ा आराम किया था बीच में दोपहरी में। तो काफ़ी काम निपटाने के बाद इसको 3600 रुपये मिलते हैं। उनको लेकर बहुत खुश होता है और फिर आते आते यह सोचता है कि अगर इन 3600 रुपये के ज़्यादा दुगने रुपये बन जाएँ जुआ खेल करके तो कैसा रहेगा। यही भ्रम होता है दोस्तों जो जुआ खेलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई अब ये दुगना कर लें या फिर ऐसे पैसे कम जाएं तो कैसा रहेगा। अब वह अपने यार दोस्तों के पास जाकर जुए में उन पैसों को लगा देता है, लेकिन दोस्तों काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी वह जीत नहीं पाता है और अपने उन 3600 रुपयों को अपने दोस्तों में जुए में हार जाता है। यानी कि जिन पैसों को सुबह 4 बजे उठकर कमाने के लिए गया था और रात को 8-9 बजे कमा कर वापस लाया था, उनको 1 मिनट में 1 घंटे के अंदर जुए में हार करके और ठन ठन गोपाल वो हो जाता है। उसके बाद अपने ही दोस्तों से 200-300 रुपये लेता है और उन 200-300 रुपयों से शराब खरीदता है और शराब के नशे में धुत होकर के अब वह घर पहुंचता है। उसके दिमाग में टेंशन थी, यार पूरे दिन काम किया और 3500 रुपये कमाए, 3600 रुपये, और वो भी अब गायब हो गए हाथ में से, यानी कि वो भी अब मैं हार गया। तो वह सीधा अपने घर जाता है, परेशान था, टेंशन में था, और उसकी जो भांजी थी उसने खाना बना कर रख दिया था रसोई में। जा कर के वह खाना खा लेता है और उसके बाद वह कमरे में सोने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसकी नज़र अपनी भांजी के ऊपर पड़ जाती है। दोस्तों जुआरी कबाबी जो बन गया आदमी, उसके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। और उसके बाद वह अपनी भांजी के ऊपर नज़र डालता है तो उसके पास जा कर के अब वह एकदम से उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और उसी भांजी के पास जा कर के बैठ जाता है और गंदी तरीके से उसको छूने लगता है। भांजी देखती है क्या कर रहा है, तो उसके बाद उसके मुंह को बंद कर देता है, कहता है चिल्लाना मत, और उसके बाद उसके साथ वो कृत्य करता है दोस्तों जो उसको नहीं शोभा देता था बिल्कुल भी, किसी भी कंडीशन में। अब वहाँ पर रात भर उसके साथ वो कुकृत्य करने के बाद उसको धमकी देता है कि तू किसी को बताना मत वरना तो मैं गड़बड़ कर दूंगा। अब तो जो भांजी होती है वह भी ये थोड़ा सा डर जाती है कहीं ये मुझे कुछ कर ना दे, और शर्म के मारे अपनी मम्मी को भी नहीं बताती है, ना ही किसी अड़ोसी पड़ोसी को बताती है। उसको लगता है कि भाई बदनामी होगी और मेरे मामा की भी और मेरी होगी और मेरे मम्मी पापा की होगी हमारे गाँव में, तो वह चुप लगा जाती है। अब तो दोस्तों वह चुप लगाना ही उसका बहुत गलत डिसीजन था। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन फिर उसका मामा उसके साथ ऐसा ही करता है। इसी तरह से लगातार 15 और 16 दिन गुजर जाते हैं। भांजी सोचती है कि शायद उसका मामा अब रुक जाएगा, 1-2 दिन के बाद रुक जाएगा, शायद नशे में उससे ये हो रहा है, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर रात उस घर के अंदर यह कुकृत्य होता। अब जो भांजी होती है वह बिल्कुल परेशान हो जाती है और आज वह बहुत ज़्यादा उदास थी। उसके चेहरे की जो खुशी थी वो तो
पहले ही दिन छिन गई थी। अब वो इस तरह से हंसती बोलती नहीं थी जैसे वो शुरू में आई थी अपने मामा के घर। उदास रहा करती थी, बस दिन भर काम कर लिया करती और एक जिंदा लाश की तरह उस घर में रह रही थी। अब आज 15वें दिन के बाद 16वां दिन था। आज वह घर में लेटी हुई थी और उसका मामा बहुत ज़्यादा नशे में धुत था। आकर के उस बेटी के साथ गंदी कुकृत्य करता है और फिर वह सो जाता है वहीं पर चारपाई पर। और जो ये भांजी होती है ये सोचती है कि अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो इसने बर्बाद कर दी और इसको सज़ा मैं खुद ही दूंगी। और उसके बाद वह अंदर जाती है, अंदर से कुल्हाड़ी लेकर आती है। वह नशे में धुत था, सोया हुआ था। रात को 11-12 बजे का समय था और एक ही बार में वह उसके धड़ से उसकी गर्दन को अलग कर देती है गुस्से में आकर के। और उसके बाद दोस्तों वह काफ़ी देर तक बैठी रहती कि अब क्या करूं, माँ को बताऊं या शोर मचाकर अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाऊं। और उसके बाद वह दोस्तों अपनी माँ के पास फ़ोन कर देती है और आज वो सारी सच्चाई बताती है कि मेरे साथ ऐसा कुकृत्य हुआ है। अब उसके बाद जो माँ होती है वह कहती है, बेटी तूने ये क्यों किया, हम पुलिस में चले जाते, इसको पकड़वा देते, अब तेरी ज़िंदगी भी खराब हो गई। और चुपचाप हमें बताती तो हम चुपचाप उसको धमकाते या कोई और रास्ता निकालते या लोगों को बुलाकर पंचायत करते या फिर पुलिस को ही बुलाते या फिर उसको जेल में डलवाते, कुछ भी करते हम करते, तूने ऐसा क्यों कर दिया। अब तो दोस्तों वह लड़की कहती है, माँ मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी ख़राब थी, मुझे कहाँ तक बचाती तुम, जब मैं गंदी हो गई और जो माँ के जैसा मामा होता है उसने कुकृत्य मेरे साथ ऐसा किया तो मेरी ज़िंदगी तो ख़राब ही समझो। और वह रोने लगती है फ़ोन पर। लेकिन दोस्तों उसकी माँ हिम्मत बंधाती है और उससे कहती है कि तू घबरा मत, मैं भी आ रही हूँ तेरे पापा को लेकर और तू सीधा जा और पुलिस थाने चली जा। वहीं पर गांव के बाहरी पुलिस थाना था दोस्तों, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर। अब वह कहती है उसकी माँ कुल्हाड़ी को ले जाना अपने साथ, इसको दिखा देना जा कर के। और उसके बाद वह बेटी, माँ की भी हिम्मत है दोस्तों देखो, वो ऐसे मौके पर। और फिर वह बेटी उठती है, कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर के थाने पहुंच जाती है। जा कर के कहती है मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपने मामा की हत्या कर दी है। अब जो पुलिस वाले थे वह नींद में थे आधे, तो वह एकदम से होश में आते हुए कहते हैं, अरे ये क्या कर दिया तूने बेटी, किसकी है तू, कहाँ से आई है। तो वह सारा मामला बताती है। इतने में थाने पर उसकी माँ और उसके पिता पहुंच जाते हैं, अपनी बेटी को गले लगाते हैं और उसके बाद रो रो करके पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारी बेटी ने मजबूरी में ये सब किया है, बाकी कानून तो बनता है, जो भी आपको कार्रवाई करनी है आप वो करिए। उसके बाद पुलिस वहाँ गांव में जाते हैं, पूरा गांव अंधेरा रात में ही जग जाता है, पूरे गांव में शोर मच जाता है और उस लाश को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और इस बच्ची को पुलिस वालों ने, एक पुलिस वाले ने तो ये भी कहा था कि भाई बच्ची करेगी तो करेगी क्या, जब ऐसी हैवानी तो उसके साथ होगी। गाँव के अंदर जब यह खबर फैलती तो गाँव के बहुत सारे लोग उस बेटी को की बहादुरी की तारीफ़ें कर रहे थे कि बेटी ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे दरिंदे को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने ये भी नहीं देखा कि ये बेटी मेरी मदद के लिए यहाँ पर रह रही है, मेरी भांजी, और मेरा खाना बनाती है, कपड़े धोती है, और उसी के साथ इसने ऐसा कुकृत्य कर दिया अपनी बहन की बेटी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर उस लड़की को बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, क्योंकि कानून तो कानून होता है, कानून को किसी की हत्या करने का किसी भी इंसान को कोई अधिकार नहीं होता है। और उस मामा के घर पर अब बिल्कुल ताला लग जाता है और ये न जाने कितने सालों तक की बदनामी उस घर के माथे पर कलंक का रूप धरकर रहेगी। लोग कहेंगे भाई इस घर के अंदर रहता था एक मामा, जो ऐसा मामा था, उसकी कहानियाँ, उसकी गाथाएं गाई जाएंगी घर घर में, गांव गांव में, आस पड़ोस के गांव में भी। तो दोस्तों ऐसा कुकृत्य ना करें, क्योंकि एक छोटे से मज़े के कारण जिंदगियों से लोग चले जाते हैं। बदनामी युगों तक तो नहीं कह सकते, कई कई पीढ़ियों तक बदनामी हो जाती हैं। जिस घर के अंदर कोई ऐसा कुकृत्य होता है, उस घर के अंदर जब अगली पीढ़ी के बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों को भी आस पड़ोस के लोग बड़ी बुरी बुरी गालियां देते हैं कि तेरे माँ बाप ने ऐसा किया था, तेरे फलाने रिश्तेदार ने ऐसा किया था, उनका भी जीना हराम हो जाता है। तो अपनी एक छोटी सी चॉइस के लिए, छोटे से 5 मिनट के स्वाद के लिए अपने घर के ऊपर धब्बा ना लगाएं, अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धोएं और किसी मासूम के ऊपर ऐसा अत्याचार ना करें। बहुत जीवन को सावधानी से जीने का नाम ज़िंदगी होती है दोस्तों। अगर ऐसी अपनी मनमर्जी से कोई कुछ भी करने लगे तो फिर इंसान में और पशु में फ़र्क क्या रह जाता है। इंसान अपनी बल बुद्धि के प्रयोग से रिश्तों को जानता है, सारी चीज़ों को दूरी बना कर रखता है, जहाँ नज़दीकी बनानी होती है वह नज़दीकी बनाता है। अगर इंसान इन चीज़ों को ना बनाए तो फिर पशु और इंसान में फ़र्क ही क्या होगा। पशुओं को आपने देखा होगा, वो भी
कुछ ना कुछ तो मायने में अपना कान कायदा रखते हैं किसी न किसी मामले में, बहुत समझदार भी होते हैं पशु भी। लेकिन ये इंसान कैसा इंसान था जिसने एक कृत्य कर दिया। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। कमलेश राज कमेंट करते हैं, भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं करण कुमार पी कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं और मोहम्मद जहांगीर भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं शमसुद्दीन मैकरानी कमेंट करते हैं, आपकी वीडियो कहानी बहुत कुछ सीखने वाली होती है, सिखाने वाली। अमित पटेल कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, हरीश शंकर यादव कमेंट करते हैं, विजय कुमार हैं, सूरज डीओ हैं, फिजी से कमेंट करते हैं हमारे भाई सूरज डीओ। उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, संजीव कुमार नेपाल से हैं, विष्णु दत्त भाई हमारे कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। और सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।